जो पिछला चैप्टर हमने खत्म किया कल की क्लास में इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2, उसका कंटेंट काफी ज्यादा था। आप देखोगे तो स्लाइड्स ही मैंने आपको लगभग 25 पेजेस की स्लाइड्स दी, राइट? लेकिन उसका वेटेज कम है। उसको आप सारी स्लाइड को याद कर लो, हो सकता है 4 नंबर के ही पूछे, लेकिन ये आपको सिर्फ उससे कम वेटेज वाला, उससे कम वेटेड चैप्टर, वेटेड मतलब वेट में, ये सिर्फ 36 स्लाइड का चैप्टर है जिसके 4 से 6 नंबर फिक्स है। 4 से 6 नंबर क्या है? फिक्स। अगर आप तीनों चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछो तो वो है चैप्टर 3। कौन सा बोले? चैप्टर नंबर 3, राइट? इस चैप्टर में हिस्ट्री इतनी नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि 1991 की पॉलिसी, जब देश के पास 3 हफ्ते के एक्सपोर्ट का भी डॉलर नहीं था, तो देश के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन जैसा ज्ञानी प्रधानमंत्री आज तक देश को अब ना मिला, ना कभी शायद मिले। बराक ओबामा जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, so he took his time to meet to come to India। न्यूक्लियर डील दिलवाने वाले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसा शख्स जिसको प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसको पता भी नहीं था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, राज्यसभा से इलेक्ट होकर के सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर, 2 टर्म्स और बहुत अच्छा कार्यकाल, जहां मौजूदा प्रधानमंत्री हमारी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। ही डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर एवरी ऑफ हिज फॉरेन विजिट, आगे से रहेगा। और उस समय का दौर ऐसे नहीं मिला, पहले देश के गवर्नर रहे आरबीआई के, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे और फिर बने प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी को हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहता है व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पेक पर कंट्री को चलाना, कंट्री को रिवाइव करना, कंट्री की पॉलिसीज को चेंज करना, जो कि 40 साल से प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट रखा और 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया ले आओ एफडीआई। क्या ले आओ? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अब फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं थी, अब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की जरूरत थी। इज इट क्लियर? अब हम डरना बंद करते हैं। हमने 40 साल में अपने अपने प्रोड्यूसर को इतना सशक्त बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल की प्लानिंग हमारी बेकार थी, नहीं। मैंने उस चैप्टर में भी आपको समझाया था कि 40 साल के उस दौर में हमारा प्रोड्यूसर खुद से नहीं लड़ पा रहा था, तो फॉरेन कंपटीशन से कैसे लड़ता? लेकिन 40 साल बहुत लंबा समय होता है, तो 40 साल तक हमारा देश का प्रोड्यूसर जान चुका था कि मुझे फॉरेन प्रोड्यूसर से कैसे लड़ना है, और वो ये समझ चुका था कि भारत में बिजनेस कर करके तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, हमें ग्लोबल ब्रांड्स की एंट्री करनी पड़ेगी और हमें भी ग्लोबल बनना पड़ेगा। आज हमारा रिलायंस, टाटा, ये वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कर रहे हैं काफी सारी कंट्रीज में। ये तभी पॉसिबल हो पाया थ्रू दिस पॉलिसी, वरना भारत में कोई एमएनसी नहीं होती, भारत में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। एफडीआई और एफपीआई और एफआईआई तो आप भूल ही जाओ। इतना बड़ा विजन लेकर के ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। सो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड सीरीज ऑफ रिफॉर्म टू पुल द इकोनॉमिक क्राइसिस। हम वो भी पढ़ेंगे कि क्राइसिस में क्या क्या और था। अभी तक तो हमने एक ही रामायण सुनी, कल भी जो कॉन्सेप्ट वीडियो चलाया था कि देश के पास डॉलर खत्म हो रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, वो भी हम पढ़ेंगे। सो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को प्यार से बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ईयर 1991। सबसे पहले इस पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं वहां अच्छे से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपी, ये दिख रहा है, एलपी ये सब दिख रहे हैं ना नीचे वाले, क्या नहीं लिखा? कलर वाला लिख लो। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन,
P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन याद करो चैप्टर नंबर 2, जहां पर हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पढ़ा था ना। सिर्फ इंडस्ट्री बनने के लिए, इंडस्ट्री को अगर एक ब्रांच और लगानी है तो भी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है तो भी, और अगर नए प्रोडक्ट में जाना है तो भी सरकार की परमिशन लगती थी। सरकार ने कहा इस लाइसेंसिंग को हटाओ और लिबरलाइज कर दो। क्या कर दो? लिबरलाइज कर दो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कर दो या हटा दो। तो पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, जब भी लिबरलाइजेशन का मतलब आएगा आपको क्या लिखना है, जब लाइसेंसेस हटा करके सरकार लिबरल हो जाए, सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर दे, बोलो, कम। इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है स्कूल में और तीनों में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। कई तो टीचर्स को नहीं पता, बोलते लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं क्या होता है, हर कुछ। लिबरलाइजेशन सरकार द्वारा लगे हुए लाइसेंसेस, सरकार द्वारा लगे हुए रूल्स, जो कि फॉरेन ट्रेड पर लगे हुए रूल्स है, उनको क्या करना, कम करना या जीरो करना। प्राइवेटाइजेशन हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर का एक्सपांड होना एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करता है, आया ना। तो उस मोनोपोली को क्रिएट ना किया जाए और पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए सरकार दूसरा पी लेकर के आई, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हटेंगे तो बाहर की कंपनी यहां आएंगी और यहां की कंपनी बाहर जाएंगी, तो दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, दो देशों के बीच ट्रेड अच्छी होगी, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, बोलो, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का एंड रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन होता है, ये आप समझ सकते हो। इजंट इट? कोई डाउट? आगे पूरे टॉपिक अपने मीनिंग लेकर के आएंगे। तो ये सेकंड स्लाइड थी। इसीलिए लिबरलाइजेशन को एलपीजी पॉलिसी, गैस इमेजिन नहीं करनी घर की, लिबरलाइजेशन एल, प्राइवेटाइजेशन पी और ग्लोबलाइजेशन जी, एलपीजी पॉलिसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, एलपीजी पॉलिसी was set up to replace LQP policy. What was LQP? Licensing, quotas, permits, तीनों को हटा दिया और उसको नहीं, LQP को किससे रिप्लेस करा? MCQ क्वेश्चन, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। हाँ या ना? फिर रिफॉर्म के रीजंस पर जाएंगे। यहां तक 2 मिनट दे रहा हूं, स्लाइड को देख लो फटाफट से। चलो, What were the reasons for economic reform? इंट्रोडक्शन में तो एक ही रीजन समझ में आता था, डॉलर कम हो रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सारे रीजन थे बेटा। सबसे पहले सरकार, आपने कल पढ़ा था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, सारे शेड्यूल ए और बी वाली लगभग गवर्नमेंट वाली थी, सिर्फ सी में प्राइवेट की एंट्री करी। लेकिन इतनी सारी कंपनी सरकार लगाती तो थी, करती क्या थी? भ्रष्टाचार, राइट। और पब्लिक सेक्टर में सरकार को जहां प्रॉफिट दिखता उसको अच्छे से ध्यान देते और जो लॉस में होती उसको छोड़ देते। अभी हाल फिलहाल में एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको उदयपुर के कंटेक्स्ट में दूं तो आपने सुना होगा उदयपुर कॉटन मिल का नाम, जो प्रताप नगर एरिया के साइड रहते हैं। उदयपुर कॉटन मिल, उदयपुर कॉटन मिल गवर्नमेंट के पास है, दैट इज अंडर नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, जिसके मंत्री होते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। ये टेक्सटाइल मिल, उदयपुर कॉटन मिल, पिछले 30 सालों से या 40 सालों से बंद पड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार बेचने का सोच नहीं रही है। मेरा एक बार वहां जाना का मौका पड़ा क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव वहां पर मैनेजर अपॉइंट हुए उस मिल के, तो मैं वहां पर देख के आया, कम से कम 40 करोड़ रुपए की मशीनरी सड़ रही है अंदर, जिसको ना बेचते ना उसको कोई खरीदना आता है क्योंकि बेचते तो है ही नहीं, और बस गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड है, उनको सिर्फ कुछ नहीं करना, पूरे ऑफिस में बैठना है सारे दिन, और तनख्वाह 3-3 लाख रुपए महीने की उठा रहे, बिकॉज पब्लिक सेक्टर है। क्या है? पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकर है वो, और सरकार के फैसले
कि मिल बेच दो इतने आसानी से नहीं होते। तो सोचो आज के जमाने की सरकार का भी ये हाल है, तो उस जमाने की सरकार तो पब्लिक सेक्टर में कैसे काम करती होगी। दैट मीन्स भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, करप्शन बढ़ता जा रहा था, और इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई। सरकार ने लॉस मेकिंग यूनिट्स को सेल करना शुरू कर दिया टू प्राइवेट पर्संस। कॉटन मिल को क्यों नहीं बेचा? बिकॉज कॉटन मिल उस समय प्रॉफिट मेकिंग थी गवर्नमेंट के लिए, बाद में वो लॉस मेकिंग हुई। क्लियर? पहला, पब्लिक सेक्टर पुअर परफॉर्म कर रहा था। दूसरा, बीओपी का डेफिसिट। अब बीओपी पढ़ा दिया मैंने आपको। बीओपी डेफिसिट में कब होता है? जब रिसीट्स कम और पेमेंट ज्यादा। अब सोचो सरकार एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रही थी। सरकार कुछ एक्सपोर्ट कर रही थी क्या? 1990 तक क्या हमने कोई एक्सपोर्ट किया क्या? कुछ भी नहीं। और इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिए, तो बीओपी डेफिसिट में ही तो आएगा, बिकॉज इनकम तो है नहीं। और इंपोर्ट आप पेट्रोल का तो करते ही जा रहे हो सदियों से, तो इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। देश की जनता बढ़ने के साथ पेट्रोल की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। और एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे, तो पेमेंट साइड बढ़ रही थी और रिसीट साइड तो थी नहीं। इज इट क्लियर? तो बीओपी डेफिसिट में था। दूसरा, कंट्री में इन्फ्लेशन था। अब धीरे धीरे सरकार क्या करती? डॉलर की रेट बढ़ती जाती, तो सरकार पेट्रोल को क्या कर देती? बढ़ा देती। अब पेट्रोल को बढ़ाना, एक एक रुपए के लिए उस समय तो नेता जो है सड़क पे आ जाते थे। आजकल तो आके देखो सड़क पे अगले दिन जेल में मिलेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्या था बोलो? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज, ये तो आप समझ गए होंगे, पूरी वीडियो में अपन यही देखा। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, इतना उधार ले चुके थे हम कि वी वर ओवरबर्डन विद द डेट्स। फिस्कल डेफिसिट हाई था। आज तो और ज्यादा है तब से, तब तो उसको ज्यादा लिखा है तब वाले को, आज वाला तो और 10 गुना हो गया। एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अब इनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ है सही से लिखा। पिछले 40 सालों में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट करने की स्ट्रेटेजी थी, पब्लिक सेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया कि वो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ढंग से ना कर पाया। However, for few public industries, the overall performance was very disappointing. जैसे मैंने आपको बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय प्रॉफिट में थी, ऐसे कई सारे एरियाज थे जिसमें सरकार लॉसेस में थी। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ पब्लिक इंडस्ट्रीज को छोड़ करके सरकार की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी। सरकार इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को ढंग से चला नहीं पा रही थी। तो जब ढंग से नहीं चलाएगी तो क्या होंगे? लॉसेस। So losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms. अब क्योंकि लॉस को कब तक झेलेंगे? थोड़े समय में देखना, बीएसएनएल को कौन खरीद लेगा? जियो। आज 80% पोल्स बीएसएनएल के जियो ने लीज पर ले रखे हैं। जो जियो के नेटवर्क्स लग रहे हैं ना, वो जियो के नहीं है, वो बीएसएनएल का नेटवर्क है। बीएसएनएल के थंबे हैं, बीएसएनएल के टावर्स है। बीएसएनएल चला नहीं पा रहा, इसलिए जियो को किराए पे दे चुका है 80%। किसी दिन समय आएगा जब 20% और देकर के पूरा ही बिक जाएगा। तो तब भी ऐसी जरूरत पड़ती थी। सरकार जिन कंपनीज को नहीं चला पा रही थी, उन्हें रिफॉर्म्स ला करके किसको सेल करने का सोचा हमने? प्राइवेट सेक्टर को। डाउट? सेकेंड, डेफिसिट इन बीओपी। It arises when foreign payments for imports exceeds the exports. मतलब वही है, when receipts are less and payments are more. Even after imposing tariffs and fixing quotas, there was a sharp rise in import. Import को महंगा करने के बाद भी लोगों को मर्सिडीज अच्छी लगती थी, लोगों को होंडा अच्छी लगती थी, राइट? लोगों को सुजुकी अच्छी लगती थी गाड़ियाँ, तो लोग इंपोर्ट तो भी करते थे। दैट मीन्स इंपोर्ट बढ़ रहे थे और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे थे, तो इंपोर्ट का बढ़ना लीड टू डेफिसिट इन इंडियाज बीओपी। आया ना? ऑन द अदर एंड, स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। हमने टैक्स लगा कर अपने प्रोडक्ट को इतना महंगा बेचे थे हम फॉरेनर्स को कि वो कहते थे हटो, हम इनसे क्यों खरीदे, हम खुद ही बना लेंगे। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट?
थर्ड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको समझाया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल प्राइस लेवल बोला जाता है। शुरू का आप मैक्रो की फर्स्ट कॉपी का पेज देखना, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस पे लिखा हमने, राइट। तो वो इतना बढ़ चुका था जिस वजह से इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। मनी सप्लाई तो थी लेकिन एसेंशियल गुड्स नहीं थे, हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी कम था। क्लियर? अरे हाँ या ना? फोर्थ पॉइंट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको तो अब आप खुद ही लिख सकते हो कि 1991 में देश का फॉरेन रिजर्व इतना कम हो गया था, इट रीच टू इट्स लोवेस्ट लेवल का, हमने उस वीडियो में देखा था, $2,500 करोड़, बस उतना ही बचा था। उतने में आज छोटी सी वॉर हो जाए ना तो 2,500 करोड़ तो एक दिन में सर खर्चा हो जाता है। इज इट क्लियर? इसलिए वॉर करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। तो हमारे देश का रिजर्व की हालत बहुत खराब थी, देश एक्सचेंज क्राइसिस में चल रहा था, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज इनएडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। उस वीडियो में 3 वीक बोला था, आपके एनसीईआरटी में 2 वीक बोला है, तो आपको 2 वीक ध्यान रखना है ध्यान, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है, पूरी एनसीईआरटी से हमने पीपीटी बनवाई है, तो आपको कितना याद रखना है? 2 वीक्स। एंड पे इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड फॉर इंटरनेशनल लेंडर्स। वाह, उधार इतना ले लिया कि ब्याज चुकाने का भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। सोचो, उधार तो आज तक नहीं चुका पाए, लेकिन अगर ब्याज भी नहीं चुकाओगे तो सामने वाला आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। सामने वाला कौन? लेंडर कौन? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। क्या यहाँ अपने पर्सनल लोन की बात हो रही क्या? नहीं, उनको इंटरेस्ट दो कम से कम। अब अगर इंटरेस्ट ही नहीं दोगे तो वो तो आपको दिवालिया डिक्लेयर करेंगे ही ना। अरे हाँ कि ना? तो सोचो कितनी खराब हालत से हमें इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कर करके बाहर निकाला गया। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रेवेन्यू। क्या मैं बोल सकता हूं बजट डेफिसिट? इस पॉइंट को बजट डेफिसिट बोल सकते हैं क्या? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज हायर देन इट्स रेवेन्यू। As a result, government had to borrow more money from bank, public institution and international financial institution. भीख मांगने गए हम वर्ल्ड बैंक में, और उधर भीख मांगने गए, इधर सरकार गिर गई। देखा था ना कल वीडियो में, राजीव गांधी की लीडरशिप में उनका समर्थन, उनके लीडर्स छोड़ दिए और सरकार गिर गई। तो जो हम लोन मांगने गए वहां उनके पास, वो हम पर हंसे और बोले तुम किस सरकार को रिप्रेजेंट करने आए हो, तुम्हारी सरकार तो वहां पर गिर चुकी है तुम्हारे ही देश में। फिर जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। And inefficient management. The government was not enough able to generate sufficient revenue from internal sources. कितना भी टैक्स लगा लो, लोग भरते ही नहीं। आज टैक्स की जो रेट है, हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है? 30%, प्लस सरचार्ज वगैरह मिलाओ तो लगभग 42% टैक्स हाईएस्ट है। 30% और फिर सरचार्ज और फिर सेस, ये सब जोड़ो तो आप सीए इंटर में सीखोगे, लगभग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगभग 39-40% के आसपास है। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि पहले इनकम टैक्स की रेट 90% थी। कितनी थी? 90%। मतलब आदमी 10 रुपए कमाया, 9 रुपए टैक्स, 1 रुपया बचता था। इनकम टैक्स एक्ट जब आया तब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितनी थी? 90%। इतना टैक्स ले लेने के बाद भी सरकार को पैसा कम मिल रहा था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो था नहीं। तो गवर्नमेंट को पैसा ही कम मिलेगा तो गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, और गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो भारत बैकवर्ड ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सारे पॉइंट एक बार देख लो, फिर हमारी शुरू हो रही है इस चैप्टर का मुख्य रूप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सारी कंडीशन थी, इजंट इट? ये सारी कंडीशन थी। अब कैसे ठीक किया वो सिखाएंगे। फटाफट से ये सारे पॉइंट को देख लो, जितने पॉइंट थे ऊपर, पूरी स्लाइड को देख लीजिए। 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अब आए रिफॉर्म्स। सबसे पहला रिफॉर्म किया गया, वो हम एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। पहले आप देखना, रिफॉर्म के 2 कैटेगरी है।
जैसे वहां पर शेड्यूल ABC था इंडस्ट्रीज का, वैसे ही रिफॉर्म की भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी मतलब LPG का मीनिंग नहीं है, रिफॉर्म के दो टाइप से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जुलाई 1991। It is a wide range of economic reforms. The main aim of the policy is to create competitive environment in the economy and remove the barriers on the entry and growth of the firms. मतलब डोमेस्टिक फर्म बाहर जाकर के बिजनेस कर सकती है, परमिशन दे दी, और बाहर की फर्म इंडिया आकर के बिजनेस कर सकती है, परमिशन दे दी। क्लियर? एग्जाम में नहीं लिखना है फेरा इज रिप्लेस बाय फेमा, वो कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, वो आपको नॉलेज के लिए बताया था। वैसे भी वो 1991 में नहीं 1999 में हुआ था, बिकॉज फेमा का एक्ट क्या है 1999, वहां हर कुछ लिख के मत आना। ये सर मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इसका आफ्टर इम्पैक्ट ये हुआ कि हमको पूरा एक कानून बदलना पड़ा इस पॉलिसी को लाने के लिए, वो भी 8 साल बाद। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक रिफॉर्म तो कर चुके थे, लॉ ही चेंज नहीं किया, तो 8 साल बाद ध्यान आया, प्रोसेस पहले ही चला होगा, 8 साल बाद नया कानून लेकर के फेमा, जो कि आपके सीए इंटर में आएगा, लगभग 12 मार्क्स का टॉपिक है। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। कोई डाउट? तो सबसे पहले ध्यान रखें, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब क्या होता है? आज मान लो हमारे घर में किसी का या परिवार में किसी का बीपी शूट अप होता है, बढ़ जाता है, तो उसको स्टेबलाइज किया जाता है, करेक्टिव एक्शन, बीपी गोली चालू कर दो, नमक बंद कर दो, तो ऐसे मेजर्स को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे मेजर जो कि करेक्ट वीकनेस को करेक्ट करने वाले मेजर्स हैं। दैट मींस बीओपी के डेफिसिट को ठीक करने वाले मेजर्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना, SEZ कभी आपने सुना हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा जोन जहां पर भारत के टैक्स लॉज नहीं लगते, या IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ये बनाए गए, वहां पर इंडिया का इनकम टैक्स GST कुछ नहीं लगता है, बस आपने जो भी माल बनाया आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सरकार को हेल्प हो रही है, सरकार का बीओपी रिसीट बढ़ रही है, तो आप पे 0 टैक्स। ऐसे मेजर्स लेकर के सरकार बीओपी को स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल, मतलब दोनों ही पॉइंट में आप देखो कंट्रोल कंट्रोल लिखा हुआ है, आया ना? करेक्टिंग वीकनेस इन बीओपी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये 2 प्रकार की चीजों को ठीक करने वाले जो मेजर्स थे उसे बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। क्या बोला गया? बोलो, स्टेबलाइजेशन मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स, ये ऐसे रिफॉर्म्स थे जिससे भारत की इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपने बिजनेस में पढ़ा है, भारत के अंदर जितने भी सेक्टर से एफिशिएंटली काम करें, इनको करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे गए। कौन से रिफॉर्म किए गए? बोलो, स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। FDI अलाउ कर दिया। आज आपको पता है कई सारे सेक्टर्स में सरकार 100% FDI लेके आ चुकी है, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वैसे रिफॉर्म्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? बोलो, स्ट्रक्चर। बोलो, समझ में आए? कितने प्रकार के रिफॉर्म हुए? बोलो, मुख्य कैटेगरी 2। पहला स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब ठीक करना। किसको ठीक करना था? ऊपर के 2 पॉइंट की कॉपी, बीओपी का डेफिसिट और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या किया गया? देश की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए MNCs वगैरह में FDI वगैरह अलाउ किया, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछे तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, 1 2 3। What were the main elements of NPG policy और what were the main elements of new economic policy? सर, तीनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, शुरू में ही बता दिया था। लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकार पहले हर चीज के लिए कंट्रोल करती थी, लाइसेंसिंग को हटाया कि नहीं? अरे हटाया कि नहीं? अभी पढ़ेंगे हम कि सिर्फ 3 या 4 इंडस्ट्रीज को सरकार आज लाइसेंस के अंदर रखा है, बाकी किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने के लिए
लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि आपको पेन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो सब तो कराना है, लेकिन जो लाइसेंसिंग, जो फॉर्म्स, जो परमिशन पहले लेनी पड़ती थी वो आज जीरो कर दी है। क्लियर? दूसरा पी, प्राइवेटाइजेशन। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। याद करो जरा, बिजनेस में हमने ये तीन वर्ड हमेशा पढ़े थे, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। क्लियर? तो जब सरकार ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर से लेकर के किसको देते बोलो? प्राइवेट सेक्टर को। इसको अपन क्या कहते हैं बोलो? लिबरलाइजेशन। अरे क्या कहते हैं? हाँ, सोना नहीं है, मैं आप चेक कर रहा हूँ, सो तो नहीं है। तो जब सरकार पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को किसको ट्रांसफर कर दे बोलो? प्राइवेट सेक्टर को। इसको अपन क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब अमेरिकन कंपनी आकर के यहाँ आईफोन बेचती, जर्मनी की कंपनी यहाँ आके गाड़ियां बेचती, ये सुनो, वॉक्सवैगन कहाँ की कंपनी है? वहीं की है। ये ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब उसी के एसोसिएट्स हैं। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल ऐसे ही हूँ, ऐसे एकदम ऐसे सरप्राइज क्या हो रहे हो? गाड़ियों की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको समझ में आना चाहिए बातें। ये सब 1991 से पहले नहीं थी। अच्छा, किसी ने सोचा है कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज ये तो फॉरेन कंपनीज हैं, उनके वहां तो लेफ्ट हैंड ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ राइट हैंड स्टीयरिंग कैसे आ जाता है? फिर अलग से लगाती हो। यहां पर मैन्युफैक्चर हो रही है वो गाड़ियां। कोई भी गाड़ी, ये मैं आपको लिबरलाइजेशन का एक रूल बताऊं, जब एलपीजी आई तो इन कंपनीज को बोला गया आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लो या आप किसी एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनी को खरीद लो और उसमें 100% पैसा लगा दो। कितना परसेंट पैसा लगा दो? 100%। मतलब एफडीए 100% लगा दिया तो वो आप ही हो, वो आप ही हो ना, फिर तब आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के कार नहीं बेच सकती अगर उसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो। इज इट क्लियर? तो ये ग्लोबलाइजेशन, इससे क्या हुआ? आज भारतीय के पास भी इतना पैसा है कि वो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में घूम सकता है। पहले पैसा होते हुए भी एम्बेसडर और फिएट में घूमना पड़ता था। दिखाई थी ना कल गाड़ियां आपको? इज इट क्लियर? तो ये चेंज हुए। दीज वर द 3 एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इज इट क्लियर? बोले यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए आज सिर्फ इतना लेंगे, बाकी बातें कल। थैंक यू सो मच।